हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया हैं। तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आईडीबीआई बैंक के अंदर आई हुई एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए डबल वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी के अंदर क्या खास है, कितने पद हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या इंटरव्यू है, उसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जो भी आपके संबंधित डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, वहाँ पर कमेंट भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी प्रकार के जो अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पे प्राप्त होते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। आईडीबीआई जो बैंक है ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एलआईसी की ही एक सब्सिडरी है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1964 को हो जाता है। तो इसके द्वारा आज ही की दिनांक यानी कि 20 नवंबर को जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसको लेकर हम बात करते हैं। 2 पोस्ट के लिए इसकी जो वैकेंसीज है वो रिलीज हुई है। तो हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट है वो क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, आईडीबीआई बैंक के द्वारा जो पोस्ट है वो यहां पर निकाली गई है। तो इसमें जो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसी आई है, देखिए एक ऑल ओवर जो वैकेंसी ये नाम दिया गया है, ये दिया गया है जेम, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड ओ की ये पोस्ट जो है वो कही जा रही है। इसमें एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट आई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के अंदर, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसी आई है वो स्पेशलिस्ट की एक वैकेंसी है जिसका नाम है एग्री एसेट ऑफिसर। बोले तो डबल एओ का ही ये वैकेंसी है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये वैकेंसी जो है वो लाया गया है। ठीक है, और इसके जो टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज है, ठीक है, टोटल टेंटेटिव जो वैकेंसीज है वो टोटल आपके लिए 100 वैकेंसीज जो है वो रहने वाले हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज भी आगे जो क्लासिफिकेशन है वो इसमें किया गया है कि भाई अनरिजर्व्ड के लिए 40 सीट्स जो है रहने वाली है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एससी के लिए 15 सीट्स रहने वाली है, एसटी के लिए 9 सीट्स रहने वाली है और ओबीसी के लिए 26 सीट रहने वाली है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10 सीट रहने वाली है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए हमारे पास टोटल 4 सीटें जो है आ जाती हैं। आगे इसको फर्दर और क्लासीफाइड जो है ये किया गया है। तो टोटल जो है आपके लिए 100 सीट्स जो है इनको टेंटेटिवली निकाला गया है नोटिफिकेशन के अंदर। तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला है वो क्या कुछ रहने वाला है भाई, तो उसको लेके हम जो बात है वो कर लेते हैं। ठीक है, जो बात है वो कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट जो आया है वो आज ही के दिन आया है, नवंबर 20 2024 को ही आपका ये आया है। और देखिए रजिस्ट्रेशन जो आपका प्रारंभ होगा, रजिस्ट्रेशन जो आपका प्रारंभ होगा ये कल से ही प्रारंभ होगा, यानी कि आपको कल जो है इसकी आईडीबीआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 21 नवंबर 2024 से ये आपके एप्लीकेशन जो है वो चलेंगे और अंतिम दिनांक जो है या फिर जो आपकी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन का जो लास्ट दिन है, जो चार्जेस आपसे डिडक्ट किए जाएंगे, उसका अंतिम दिन जो है वो 30 नवंबर 2024 है। तो आपके पास 21 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक का ये समय है, यानी कि दिसंबर से पहले पहले आपको ये काम जो है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो काम है वो सारा समाप्त हो जाएगा। तो कल से ही आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आईडीबीआई के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका जो टेंटेटिव डेट है ये भी आ चुका है आपके सामने। देखो दिसंबर 2024 के अंदर टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम का आ गया है, तो दिसंबर 2024 के अंदर हो जाएगा या फिर आपका जनवरी 2025 के अंदर आपका ये एग्जाम जो है हो जाने के चांसेस हैं। तो ये टेंटेटिव है, दिसंबर में हो सकता है या फिर ये आपका एग्जाम जो है वो जनवरी के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो एक तो जर्नलिस्ट का रखा गया है, ठीक है, ग्रेड ओ का ही दोनों पोस्ट है। ठीक है, जर्नलिस्ट का पोस्ट है और दूसरा हमारे पास ग्रेड ओ के अंदर ही डबल एओ का पोस्ट है, जो कि एक स्पेशलिस्ट का पोस्ट है। इन दोनों के लिए ही देखो मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो हमें ध्यान रखना है, इसको भाई ध्यान से देखना है। एज जो लिमिट है दोनों के लिए हमें एग्रीकल्चर डब्ल्यू के लिए देखना है। मिनिमम जो एज है उसका एज क्राइटेरिया 20 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 25 ईयर्स रखा गया है।
अब इसको देखिए और आगे पढ़िए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अक्टूबर टू 1999। 2 अक्टूबर 1999 से पहले जिन भी विद्यार्थियों का जन्म हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1999 से पहले जन्म लेने वाले जो विद्यार्थी हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। और क्या लिखा गया है, एंड नॉट लेटर देन अक्टूबर 1 2004 1 अक्टूबर 2004 के बाद जिन भी विद्यार्थियों ने जन्म लिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं काउंट होंगे। तो ये आपको एलिजिबल क्राइटेरिया जो है एज को लेकर वो आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेके, तो देखो डब्ल्यू के लिए जो डब्ल्यू है इसके लिए 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है आपसे मांगा गया है। तो जिन भी विद्यार्थियों का देखो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है ना, कई बार कई कॉलेजेस करवाते हैं, तो 4 ईयर डिग्री वाले विद्यार्थी जो है आपके यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। बीएससी और बीटेक दोनों ही विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है ये आई है। अब हम बीएससी को लेके बात करें तो बीएससी देखो जैसे आईबीपीएस एएफओ में जैसे होता ना, लगभग सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल होते हैं। किसी ने माइनर सब्जेक्ट से भी अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो भी एलिजिबल है। इसी प्रकार से आईडीबीआई के अंदर डब्ल्यू की जो पोस्ट है इसमें एलिजिबल काउंट होते हैं। जैसे बीएससी जिनका एग्रीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से है, फिशरीज साइंस से है, फिशरीज इंजीनियरिंग से है, एनिमल हस्बेंड्री वाले भी एलिजिबल है, वेटनरी साइंस वाले भी इसके लिए एलिजिबल है, फॉरेस्ट्री वाले भी एलिजिबल है, डेयरी साइंस डेयरी टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, यानी बीटेक टेक्नोलॉजी में होता ना, तो जैसे बीटेक इंजीनियरिंग बीटेक टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे लिखा गया है। फूड साइंस बीएससी फूड साइंस जैसे बीटेक इन टेक्नोलॉजी फूड साइंस से किया गया है, पीसी कल्चर से किया गया है, एग्रो फॉरेस्ट्री से किया गया है, सेरी कल्चर से किया गया है। सभी विद्यार्थी जो हैं इसके लिए एलिजिबल माने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि आईबीपीएस एएफओ के अंदर सभी विद्यार्थी एलिजिबल हैं, तो वो यहाँ पर एलिजिबल काउंट होते हैं। तो एएफओ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन तो चल ही रहा है ना, मेंस के लिए आप लग ही गए हैं, तो इसके लिए भी आप जो है लग जाइए। अब देखो मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी यहाँ पर दिए गए हैं। मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है आपको एक्वायर करना जरूरी है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं और ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं ये 60% है। और वहीं अगर हम बात करें कि भाई जो एससी के विद्यार्थी हैं, एसटी के जो विद्यार्थी हैं या पीडब्ल्यूबीडी के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है कितने मांगे गए हैं, तो 55% जो है आपके पास डिग्री के अंदर 55% पासिंग मार्क्स जो है होने चाहिए। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास कम से कम डिग्री में, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के पास 55% जो परसेंटेज है वो होने चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कंप्यूटर का भी ज्ञान जो है आपको होना आवश्यक है। और बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के जो विद्यार्थी हैं अपने कोर्स वर्क के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कोर्स है वो पढ़ते हैं, इसका मतलब कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी का जो नॉलेज है वो पर्याप्त है, वही आपका डिग्री के अंदर उसको सिद्ध करेगा। आगे अगर हम देखें कि भाई जो अमोल्यूमेंट्स हैं, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, सर्विसेज कंडीशन है, वो क्या कुछ लिखी गई है, तो इसमें जैसे अगर हम सैलरी को लेके बात करें तो सैलरी जो है वो यहाँ पर देखिएगा, सैलरी जो आपकी रहने वाली है पर एनम प्रत्येक साल की जो आपका सैलरी रहेगा ये लगभग 6 लाख से लेकर 6.5 लाख रुपए जो है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 6.5 लाख रुपए जो है मिलने वाले हैं। एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा वो किस बेस पर होगा, आपकी परफॉर्मेंस पे होगा, आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपका जो इंक्रीमेंट है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सैलरी को लेके बात हो जाती है, लगभग 6 लाख से लेके 6.5 लाख तक इसमें सैलरी जो है वो आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे सारी लिखी गई हैं, तो मेन बात जो है हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो बातें हैं वो लिखी गई हैं कि भाई प्रोबिलिशन पीरियड के लिए आपको क्या है रखा जाएगा। जैसे कि इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो है उसमें ग्रेड ए जो है दोनों ही जर्नलिस्ट है और जो डबल ए है, इनको कुछ समय के लिए क्या है, जैसे कि 1 साल के लिए इनको क्या है प्रोबेशन पीरियड के अंदर रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के अंदर क्या है रखा जाएगा, जो कि आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का होगा जिसको आगे फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है।
सिलेक्शन प्रोसेस को लेके बात करें कि भाई आपका सिलेक्शन जो है वो किस तरह होगा, किस प्रकार होगा, उसका क्या पूरी प्रक्रिया है। तो देखिएगा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो आपका होगा, और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम मार्क्स जो है वो आप ले आते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जो है आ जाएगा, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो भी होने वाला है। तो ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो होने वाला है, जिसको PRMT हम कह देते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि भाई जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। डब्ल्यूओ का जो पोस्ट है, जो कि एग्रीकल्चर विद्यार्थी के लिए जरूरी है जानना, उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। देखिएगा 5 पार्ट के अंदर आपका जो ये एग्जाम है ये रहने वाला है, जिसमें शुरू के जो 4 पार्ट में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कोर सब्जेक्ट से नहीं रहने वाले हैं। उसके अंदर जैसे एफओ में होता है रीजनिंग आएगा, है ना, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आएगा, इसके आपके 60 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 60 मार्क्स के ही देखने को मिलेंगे, और इस सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट का जो समय है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका आएगा, ठीक है, और इसके 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स दिए जाएंगे आपको इसके, और यहाँ पर इसमें जो टाइम आपको अलॉट किया जाएगा वो 20 मिनट का होगा। क्वांटिटी क्वांट आएगा, ठीक है, क्वांट एप्टीट्यूड आएगा, इसके अंदर 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा, और आपको समय जो है वो 35 मिनट का इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत जो है जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस जो आपको होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी का जो अवेयरनेस है वो आपको होना चाहिए, कंप्यूटर का आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, IT का जो थोड़ा ज्ञान है वो आपको होना चाहिए, और इस पार्ट से भी आपके 60 प्रश्न जो है आने वाले हैं, यानी कि रीजनिंग से, आपके GA से, EA से, BA से, यहाँ से प्रश्न भी आपके 60 रहने वाले हैं, और इसके मार्क्स भी आपके 60 काउंट होंगे, और समय जो है वो केवल 25 मिनट ही यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 पार्ट में रहने वाला है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर डब्ल्यू के लिए देख से बताया गया है, जैसे कि डब्ल्यू के लिए बताया गया, क्योंकि डब्ल्यू के अंदर ही तो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज जो है काउंट किया जाएगा। ये तो हमें जो है अलग सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज है जो कि एग्रीकल्चर है ऑब्वियसली ये रहने वाला है। तो ये 60 क्वेश्चन होंगे, इसमें 60 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड होंगे, और इसके लिए जो टोटल समय है वो आपको 45 मिनट का मिलने वाला है। ठीक है, 45 मिनट का जो समय है आपको इसमें रहने वाला है। अब देखिएगा, बात करें कि भाई एग्जाम जो है वो किस लैंग्वेज के अंदर आएगा, तो एग्जाम जो है आपका बाइलिंगुअल होगा, द्विभाषी होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही आएगी। ठीक है, यानी कि अबव टेक्स्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आएगा। भाई जैसे स्टूडेंट लिख देते हैं सर इंग्लिश का पेपर कमेंट में हिंदी में आएगा क्या, तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है ना भाई, वो तो वो इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर अगर हम बात करें तो ये जो फाइनल कट ऑफ होगा तब आपको जो है वहां पर बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रख लेना है। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो भाई पेनल्टी वगैरह काटा जाएगा क्या, बिल्कुल काटा जाएगा। 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग जो है रहने वाला है। द फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 और 0.25 of the marks assigned to that question will be deducted as a penalty to arrive in correct या फाइनल स्कोर। अंतिम जब आपका मार्क्स आएगा तब आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो कटा होगा, या नेगेटिव मार्किंग होगी, कहने का मतलब आपका ये है यहाँ पर। ठीक है, पेमेंट वगैरह को लेकर अगर हम बात करें, भाई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा उसमें फी वगैरह क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जो SC के कैंडिडेट है, ST के कैंडिडेट है, PWBD के जो कैंडिडेट है उनके लिए केवल 250 रहने वाला है, और जो अदर कैटेगरीज बच चुकी हैं उनके लिए 1050 रुपये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फी है ये रहने वाला है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसा कि मैंने बता दिया, देरी कल से नहीं करनी है आपको। ठीक है, अंतिम समय का इंतजार नहीं करना है। 21 नवंबर से आपका ये प्रारंभ हो जाएगा, और 30 नवंबर तक आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो चलने वाला है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो चलने वाला है, तो इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अब इंटरव्यू को लेकर बात करें, देखो आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसको लेकर मैंने बात कर ली है। अगर आप उसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। वहां पर इंटरव्यू को लेकर अगर हम बात करें तो वो मिनिमम इंटरव्यू जो है आपका 100 मार्क्स का जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। जो अगर आपको क्वालिफाई करना है
तो आपके मार्क्स जो है वो 50 या 50 से अधिक होने चाहिए, यानी मिनिमम जो है आपके 50 मार्क्स होंगे। वहीं अनदर कैटेगरी को लेकर बात करें, जैसे SC है, ST है, OBC है, PWBD कैंडिडेट है, इनके लिए 45% मार्क्स को अचीव करना इंटरव्यू के अंदर नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, 45% मार्क्स जो है इन कैटेगरी के लिए अचीव करना जरूरी हो जाता है। अब देखो बात ठहरी सिलेबस की, तो जो भी विद्यार्थी पढ़ते आ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ते आ रहे हैं, क्वांट पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का थोड़ा बहुत ज्ञान है, अब ज्ञान कर लेना है, नहीं है तो ठीक है, तो ये आपको रखना है। सिलेबस क्या होगा, जो भी आपका प्रोफेशनल, देखो प्रोफेशनल नॉलेज लिख दिया गया, इसका मतलब BSc एग्रीकल्चर के अंदर विद्यार्थी जो अपना कोर्स वर्क करता है, वही जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ रहा है, वो ही इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा। अब किस स्तर का पूछा जाएगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ सकते हैं। जितना भी आपके पास समय है, देखो आप मेंस के लिए जो AFO के कैंडिडेट है वो तैयारी कर ही रहे हैं, तो और बेहतरीन तैयारी जो है उसको कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, तो इसके तैयारी के अंदर आपको जुट जाना है। तो सिलेबस के अंदर आपको यही बात ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चर जो आपका पूरा इसमें आने वाला है। ठीक है, जनवरी दिसंबर में या जनवरी में आपका जो परीक्षा है वो हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो अपना जो क्लास है उस चैनल पे दोपहर को 4 बजे और शाम को 9 बजे आपका क्लास जो है वो चलता है, तो इस क्लास में आपको ज्वाइन होना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए जाते हैं और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताए जाते हैं। तो 4 बजे शाम को क्लास होती है, उसमें आपको नहीं भूलना है जुड़ना, और शाम को 9 बजे भी क्लास होती है। तो इसी तरह के अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर कोई सवाल क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई जो है कर देंगे। मिलेंगे किसी अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। अगर इस वैकेंसी से भी रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।